नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर से हमने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चालू कर दिया है। इस चैप्टर में अभी हम छोटे छोटे पदों को पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर को हमने फुल फ्लैश स्पीड में नहीं लाया है। अभी तो हम प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, इनकी गहराई को समझने के लिए छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है परिपथों का विश्लेषण। परिपथों के विश्लेषण तक पहुंचने से पहले हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा आदि के संदर्भ में छोटे छोटे पद क्लियर होने चाहिए। उसी क्रम में आपको बहुत कंफर्टेबल होकर छोटी छोटी चीजें मैंने पढ़ाना चालू किया। पिछले लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जो मैंने कहा मैं कंटिन्यूशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो सब मैं उसी से बात को अपनी चालू करता हूं, है ना साहब। औसत मान से चालू करता हूं कंटिन्यूशन में, है ना साहब। औसत मान, है ना। अपन ने जो डिफाइन किया था तो डेफिनेशन सीधा सीधा था कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा के मान के औसत को औसत मान कहते हैं। क्योंकि एक चक्र में ये आधे चक्र में धनात्मक होती है और शेष आधे में ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका एक चक्र में औसत 0 होगा। यानी अगर एक चक्र में औसत की बात करें तो एक चक्र में वोल्टता और धारा का औसत मान 0 होता है। ये अपन ने प्रूव कर दिया था, पढ़ा दिया था, क्लियर। लेकिन ये फिर अपन ने एक चीज और भी बताई थी कि इसका औसत मान 0 होता है तो इसको गैल्वेनोमीटर में अगर डाल देंगे तो 1 सेकंड में 50 बार वामावर्त और 50 बार दक्षिणावर्त कुंडली पर बलाघूर्ण लगेगा। 1 सेकंड में इतना बार बलाघूर्ण लगना मतलब सुई अपनी जगह से हिल ही नहीं पाएगी अपने जड़त्व के कारण। इससे मैंने आपसे कहा था कि एसी का मापन करने के लिए, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का मापन करने के लिए हमें नए वोल्ट मीटर और मीटर बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, वो बनाएंगे, सब बताए जाएंगे। अब सब मेरी बात को ध्यान से समझना, है ना भाई। एक चक्र में तो मान 0 होना ही था। ये तो हम बिना कैलकुलेशन के भी जानते हैं, क्योंकि आधे चक्र में ये धन रहने वाली है और दूसरे आधे चक्र में ये नेगेटिव है ना। तो एक चक्र में एवरेज 0 होना, उसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, मैंने कहा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो अब उस कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं अपन। भाई आपसे किसने कह दिया कि औसत एक चक्र में ही निकालो? ये तो जरूरी नहीं है। औसत तो 3/4 चक्र में भी निकाल सकते हैं। तो 3/4 चक्र तक वोल्टता जोड़ना और 3/4 चक्र के सगे समय का भाग देना, जैसा मैंने आपको वहां बताया था। अभी यहां भी समझाऊंगा। औसत आपसे अर्धचक्र में भी पूछा जा सकता है, फिर उसमें अर्धचक्र तक वोल्टता जोड़ देना और अर्धचक्र का ही फिर आप समय का भाग दे देना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू एक पूरे चक्कर में ही पूछे ये जरूरी नहीं होता। स्पेशली कंपटीशन में, एकेडमिक में तो ठीक है एक चक्कर में ही पूछेगा, है ना। और बायोलॉजी वाले बच्चों को तो डायरेक्ट हिंट दे दूंगा मैं, एक चक्कर में पूछेगा तो
है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का औसत एक चक्र में सदैव शून्य होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे ये चीज याद रख ले, है ना, एक चक्र में है ना साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी बिना घात के इनका औसत सदैव 0 होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एक चक्र में औसत 1/2 होता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो एक चक्र में औसत बताओ साहब, ये औसत को मैंने यहां बाहर से दिखा दिया, कांस्टेंट का औसत नहीं होता, v0 बाहर निकाल दो, ये साइन ओमेगा टी का औसत निकाल दो। अब एक चक्र में वोल्टा का औसत तो v0 तो कांस्टेंट, और अभी अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है कि एक चक्र में साइन ओमेगा टी का औसत कितना होता है 0। ये आ गया सब 2 मिनट में आ गया, है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे यूं समझ लें, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे इसे याद कर लें, मैं आपको कंफर्ट होके बताता हूं। बायोलॉजी वाले बच्चे कम से कम ये तो याद कर ही लें ताकि वो एक बड़ा सा डेरिवेशन को हल ना कर सकें। तो ये भी अगर लिखते हैं तो ऐसी बात नहीं, अंक कट जाएंगे, क्योंकि इसमें गलती क्या है, आपने पूछा कि साहब v बराबर या प्रत्यावर्ती वोल्टा का एक चक्र में औसत निकालो, तो साहब हमने एक चक्र में औसत निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। कांस्टेंट का कभी औसत नहीं, उसको बाहर निकाल दिया, बाकी एक चक्र में औसत नहीं थी। साइन ओमेगा टी का औसत 0 होता है, तो ये लिख दिया 0, तो एक चक्र में औसत वोल्टा 0 आ जाती है, क्लियर सर। लेकिन अर्ध चक्र, 3/4 चक्र, इनमें अगर पूछ लें तो फिर लफड़ा है। अब देखो कुछ बारीकी मैं आपको समझाता हूं अर्ध चक्र से। उस बारीकी में एक चीज ये भी आएगी कि व्यंजक कौन सा ले रहे हो, है ना। तो अब बड़ा डीप सेंस में जाते हैं थोड़ा सा, है ना। अब अपन अर्ध चक्र में औसत पढ़ रहे, तो ध्यान से, है ना, ये सब अर्ध चक्र में औसत, ठीक है सर, अर्ध चक्र में औसत, ठीक है साहब, निकालते हैं। अब आधे चक्कर में निकाल रहे हैं, 0 से कैपिटल t/2, है ना। जितने चक्र में निकाल रहे हो उतने चक्र में वोल्टा जोड़ दो। अगर आप 3/4 चक्र में निकाल रहे हो तो 0 से 3t/4, 1/4 में निकाल रहे हो तो 0 से t/4, तो जितने समय, है ना। तो सब आप अर्ध चक्र में निकाल रहे हैं तो 0 से t/4 तक मैं वोल्टा के सभी मान जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिए, और उतने ही समय का मैं भाग दूंगा। तो साहब अगर 3/4 चक्र में आप वोल्टा निकाल रहे हो तो 3/4 कर दो, है ना। t/2 समय में निकाल रहे हो तो t/2 का भाग दे दो, और पूरे एक चक्र में निकाल रहे हो तो ऊपर 0 से t और नीचे t का भाग दे दो। वो मैंने पिछले एपिसोड में आप देखोगे तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि औसत निकालना तो आप समझ गए होंगे। चलो सब, v0 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये 2 ऊपर चला गया और ये t आ गया, तो ये t/2 नीचे का नीचे ले लिया, ये v0 भी बाहर ले लिया। अब केवल क्या रह गया, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन कर दो साहब, 2v0 अपॉन t, है ना। इंटीग्रेशन करोगे वही आएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और t के गुणज का भाग देना है, 0 से t/2, क्लियर। माइनस बाहर फेंको, ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाल लिया, 2v0 t ओमेगा, तो ये सब ये भी बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रह जाता है आपके पास, ओनली कोस ओमेगा टी रह जाता है। तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे,
है ना साहब। पहले आप उच्च सीमा रखो, उच्च सीमा रखी साहब, कोस ओमेगा की जगह क्या लिखें 2π/t। उच्च सीमा इस टी की जगह रखाई में आएगी तो रखो t/2 माइनस निम्न सीमा ओमेगा टी की जगह 0 रखोगे, 0 से गुणा होते सब 0 हो जाएगा। यानी आधे चक्र में वोल्टता का औसत जो पिछले लेक्चर में निकाला था पूरे चक्कर में, जो मैंने ऊपर बता दिया ना। अब सब ये t से t कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो देखो -2v0 t, ओमेगा की वैल्यू यहां भी रख दो 2π/T, ये बार भी रख दी मैंने। अंदर cos पाई -1 cos 0 1, मतलब -2 हो गया। तो ये t से t कट गया, पेन चेंज कर लूं काटते समय ना, ताकि क्या सब स्पष्ट हो जाए। और ये t से t, ये 2 से 2 भी कट गया। ये है साहब आधे चक्कर में वोल्टता का औसत कितना है साहब, ये -2 माइनस, तो ये तो 2v0/π है ना। अब सोल्व कर लो तो जो भी आएगा, है ना साहब। 3.14 का आप 2 में भाग दे लो, है ना। वो जैसे भी 22/7 लिख दो, 14/22 को करके देख लो आप, है ना। तो कहने का मतलब ये मैंने यहाँ देख लो -2 तो प्लस हो गया, +2v और /π। अब बताओ आधे चक्र में औसत 0 नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आधा चक्र लिया है, आधा चक्र में पूरी की पूरी वोल्टता क्या है, धनात्मक है। तो आधे चक्र में औसत 0 आ ही नहीं सकता था, वो तो ग्राफ से ही पता पड़ रहा है। लेकिन अब एक गजब की चीज मैं दिखाऊं, यहां पर व्यंजक लेने का भी फर्क पड़ेगा। देखिए आपको सब ये समझ में आ गया। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसको सेपरेट कर दो, है ना, इसको सेपरेट कर दो। पिछली कैलकुलेशन आपको पिछले लेक्चर में समझ में आएगी होगी, है ना। ये कैलकुलेशन आपके सामने अर्ध चक्र की है। एक पूर्ण चक्र में तो औसत सदैव 0 ही आएगा, सामान्यतः पूर्ण चक्र में ही बताना चाहिए जो अपन ने बताया। लेकिन अगर टेक्निकल बात कर लीजिए, कंपटीशन वगैरह जो बच्चा देता है उसके सामने तो टेक्निकल बात आएगी, उसके सामने तो ये हो सकता है कि भाई अर्ध चक्र में पूछ ले, 3/4 चक्र में पूछ ले, है ना। तो मैंने एक सैंपल डाला। अब देखो अर्ध चक्र में औसत मान 0 नहीं आया। अब इसी में एक बहुत शानदार बात, फिर ये औसत को मैं क्लोज कर दूंगा। देखो साहब, इसी को देखना आप। अगर मान लो आधे चक्र में अपन औसत निकालें, ध्यान से समझना मेरा, लेकिन ये सब 0 से t/2 और उतने ही समय का अपने ने भाग देना है। लेकिन व्यंजक में ले लूं v0 cos ωt dt, जो ले सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज है ही नहीं, है ना। क्योंकि जब हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा को डिसाइड किया तो उस समय हमने कह दिया कि त्रिकोणमितीय आवर्ती फलन में दोनों ही आते हैं, साइन भी आता है कोस भी आता है। तो आप वोल्टता और धारा को कोस साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने ही आपसे कमिटमेंट कर लिया कि मैं वोल्टता को फिक्स ही रखूंगा, मैं तो वोल्टता को v = v0 sin ωt ही रखूंगा। धारा में तो आ सकता है ना कोस, क्योंकि मैंने धारा की तो आपसे कोई कमिटमेंट की ही नहीं, तो मैं अब धारा समझ लो कि साहब मान लो इस कोस के पदों में हुई, और अब आपसे पूछ लिया अर्ध चक्र में, है ना। तो साहब अब देखा औसत निकालना, 2 ऊपर चला गया v0 और ये t, ये तो पहले की तरह हो ही गया। ये साहब cos ωt बच रहा है, उसका समाकलन
साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये लिमिट 0 से t/2, ठीक है साहब। यानी 2v0, ये ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर ब्रैकेट में साइन ही बचा, तो देखो साइन ओमेगा का मतलब तो 2π/t। लिमिट तो आप जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो सीमा तो वही रखनी, तो सीमा तो आपको टी की जगह रखनी है, तो सब उच्च सीमा माइनस साइन निम्न सीमा 0, 0 से गुणा होने के बाद तो फिर सब 0 ही हो जाता है। यानी 2v0 अपॉन ओमेगा, ये t से t कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो साइन पाई 0 और साइन 0 भी 0। साइन पाई का मतलब 90 + 90, कोस 90 इज इक्वल टू 0। यानी अब अपन ने जब आधे चक्र में औसत निकाला तो आधे चक्र में औसत क्या आया? 0 आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि गहराइयों को जानो। देखो कैसे जानो, मैं अपने छोटी सी बात से आपको समझाता हूं। साइन और कोस के छोटे से अंतर को आप जान लो, समस्या का समाधान वही है ना। ये साइन और कोस का छोटा सा अंतर है, 0, t/4, t/2, 3t/4 और ये t पूरा एक चक्कर लिख दिया, यहाँ 0 लिख ही रहा है ना। तो यहाँ t/2 मैं आपको समझा देता हूँ सब, मेरी कोशिश में मैं बेहतर कर रहा हूँ। अब पता नहीं आपको कितना बेहतर लग रहा है। t/4, ये ty, ये 3t/4 और ये t। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो साइन का है और जो नीचे वाला ग्राफ है वो कोस का है। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। अंतर आ रहा है, 90 का अंतर है दोनों के बीच में। साइन और कोस के बीच में कितना कलांतर है? π/2 का। आप मान बोलते भी तो साइन 0 0, कोस 0 1, तो साइन 0 तो 0 होता है ना, और कोस 0 1 होता है। अब ऐसे देखो, साइन 91 कोस 0 1, तो कितने का अंतर आ गया? कोस 0 1 और साइन 91, तो 90 का अंतर है ना। क्योंकि जो मान कोस में 0 का होता है वो मान साइन में 90 का होता है, तो दोनों के बीच में 90 का अंतर। उल्टा देख लो, साइन 0 0 और कोस 90 0, तो साइन में 0 डिग्री पे मान 0 होता है और कोस में वही मान 90 पे होता है। तो यहां भी अंतर कितने का है? 90 का। ये 90 का अंतर यहां भी तो दिख रहा है। जब साइन 0 पर है तो उस समय कोस अधिकतम पर है, देख लो आप, हर जगह 90 का। तो क्या हुआ कि जो मैंने ये पहले अर्ध चक्र में निकाल, देखो मैं सारा समझाता हूं। पूरे चक्र में निकाला तो पूरे चक्र में तो आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, तो पूरे चक्र में तो उससे 0 आना था, पहले से ही पता था। अर्ध चक्र में जब मैंने साइन का व्यंजक लिया तो मुझे पता था कि अर्ध चक्र में यानी साइन 180 तक धनात्मक होता है। तो 180 तक धनात्मक होता है तो उसका औसत 0 आ ही नहीं सकता। क्यों आएगा सर? लेकिन मुझे यह भी पता था, जब मैंने कोस के रूप में व्यंजक लिया तो मुझे पता था कोस में ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। कोस 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 के बाद नेगेटिव है ना। तो मुझे ये पता था कि कोस में 0 से 90 तो पॉजिटिव जाएगा, है ना, 0 से 90 तो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन बाद का जो 90 से 180 है वो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें मुझे पता था कि आधे चक्कर में चौथाई चक्कर तक तो
कोस धनात्मक है और दूसरे चौथाई चक्र में कोस ऋणात्मक है, तो आधे चक्कर में कोस की एवरेज वैल्यू 0 होनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि औसत सब निकाले जा सकते हैं। कंपटीशन जो दे रहे हैं बच्चे वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, औसत कोई सा भी हमेशा प्रिपेयर रहें। ठीक है, एक तो जो हमारा मेथड ऑफ मैथमेटिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन एक हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये भी तो बहुत शानदार है। इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर ये सीन आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है? आप चुटकियों में काम कर देंगे, हम भी तो यही। अब औसत मान के बाद अगला आता है वर्ग माध्य मूल मान। अरे छोटी छोटी बातें अपन प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित समझ रहे हैं ताकि जो परिपथों का विश्लेषण हो वो हमारे को एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए, है ना। उस तैयारी में हम चल रहे हैं। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान को अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, स्क्वायर वैल्यू। ठीक है सर, यानी सीधी सीधी बात है VRMS तथा IRMS। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें एक या तो VRMS निकाल दें तो उसी जैसा हम लिख दें IRMS, है ना, या IRMS निकाल दें उसी जैसा लिख दें VRMS। औसत मान की बहुत डिटेल में अपन ने स्टडी कर ली, है ना। अब उसके बाद वर्ग माध्य मूल मान, तो सब प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के वर्ग, यानी सबसे पहले करो स्क्वायर, फिर वर्ग के माध्य, फिर निकालो औसत, फिर वर्गमूल, अंत में मान को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो शुरू में हमें प्रत्यावर्ती धारा लें या वोल्टता लें, उसका स्क्वायर करना है, फिर माध्य लेना है, फिर वर्गमूल करना है। अब जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूं उसी से ये स्पष्ट है कि जब शुरुआत में ही हम वर्ग कर देंगे तो स्वाभाविक है कि अब मान शून्य आने वाला नहीं है। औसत मान में तो शून्य इसलिए आया कि एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य इसलिए आया कि प्रथम चक्र में या प्रथम अर्ध चक्र में वोल्टता व धारा धनात्मक में है और दूसरे अर्ध चक्र में ऋणात्मक थी। लेकिन जब आप वर्ग कर दोगे तो धन का वर्ग धन होगा और ऋण का वर्ग भी क्या हो जाएगा, धन। तो शुरुआत में ही वर्ग करना है, फिर आपको माध्य निकालना है, फिर आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये मान हमें पहले से ही पता है कि शून्य आने वाला नहीं है। तो क्या प्रक्रिया रहेगी सब, है ना। जैसे V लिया अपन ने, वोल्टता ली, इसका करो पहले वर्ग, फिर निकालो औसत यानी माध्य, और फिर निकालो वर्गमूल। इसको अपन कहेंगे VRMS। सेम प्रक्रिया IRMS में रहेगी। कैलकुलेशन तो अपने को एक की ही करनी रहेगी। ठीक है सर। अब देखो, तो सबसे पहले अपन ने V का स्क्वायर किया, V का मान V0 साइन ओमेगा टी है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक चक्र में अपन जब निकालते हैं स्टैंडर्ड तो एक चक्र में निकाला जाएगा। अब एक चक्र में वर्ग के बाद क्या करना है, माध्य। तो सब वर्ग का माध्य, ठीक है, वर्ग हो गया सब V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब
वर्ग का माध्य निकालना है एक चक्र में, तो 0 से कैपिटल टी तक के v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के सभी मानों का एडिशन कर दीजिए और जितना समय आपने लिया है उतने का ही भाग दे दीजिए। औसत मान में इस सब में सिखा चुका हूं। अर्धचक्र में तो 0 से t बटा 2, फिर t बटा 2 का ही भाग देना रहेगा, है ना। तो सब पूर्ण चक्र है इसमें। अब इसको पहले माध्य को सोल्व करें, फिर अंत में वर्गमूल करना है ना। अभी अपन वर्ग और माध्य पे ही चल रहे हैं। ये सब v0 स्क्वायर बाहर निकाला, ये t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। आप जानते होंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यानी साइन की 2 घात का समाकलन सीधे नहीं निकलेगा, इसको एक घातीय पद में रूपांतरित करना पड़ेगा, है ना। यानी अब देखो फॉर्मूला लो त्रिकोणमिति का। आप जानते हो कोस 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ही जगह में रख देता हूं ओमेगा टी, इसलिए cos 2 फॉर्मूले में एक ही जगह रख दिया मैंने ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लगेगा सब, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। दोबारा यहां बता दो cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। एक ही जगह आप ओमेगा टी रख दो, क्योंकि आपको तो जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू पुट करनी है किसकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। क्लियर। तो सब एक ही जगह मैंने ओमेगा टी रख दिया, तो कोस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अपने को तो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हुआ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। यानी सीधी सीधी सी बात है कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर आप लिख दो 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। तो ये सब मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो उनके विषय में ही है, मैथमेटिक्स में ही है समाकलन। जो ये एक्सरसाइज की जाती है ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए की जाती है, ताकि वो इसको सरलता से समझ लें। अब आपको ये वैल्यू 2 में पुट कर देनी है, क्योंकि अब आपने साइन की 2 घात को एक घातीय पद में बदल दिया, तो 2 में रख दे सब, है ना। 2 से थोड़ा सा कंजस्टेड कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इसी बोर्ड पे आ जाए। देखते हैं, देखा है ना। तो वर्ग का माध्य निकालना चल रहा है ना। इसमें v0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी समाकलन 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हम रख रहे हैं 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है साहब। 1/2 को बाहर निकालो, तो ये v0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब अंदर बचता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। समाकलन करो सब, 1 का करो पहले 1 इंटू डी टी, तो dt का समाकलन t माइनस अब कोस 2 ओमेगा टी का करो, तो कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन साइन 2 ओमेगा टी। टी का गुणज कौन है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का भाग दे दो। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी। एक पद और ले लेता हूं सब, है ना। वर्ग का माध्य है, अभी वर्गमूल नहीं निकाला, v0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब लिमिट रखता हूं सब। अपन जानते हैं लिमिट उसी स्थान पर रखते हैं जिसके सापेक्ष अपन ने समाकलन किया हो। अपन समाकलन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है
वैल्यू जो पुट करेंगे वो टी के स्थान पर करेंगे, तो उच्च सीमा कैपिटल टी माइनस इसमें रखो सब साइन 2 ओमेगा बोले तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और सीमा आप रख दो स्मॉल टी के स्थान पर, ये कैपिटल टी। ये तो रख दिया आपने उच्च सीमा अपॉन 2 ओमेगा, क्लियर है ना। अब निम्न सीमा, निम्न सीमा आपको रखनी है 0, तो माइनस निम्न सीमा टी की जगह 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि आप 0 रख रहे हो तो t बराबर 0, तो 0 से 2 ओमेगा गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा, है ना। एक बार इसको और ढंग से देखते हुए चले, क्योंकि अगले में ये यहां से सब 2 पार्ट हो जाते हैं, इसके थोड़ा सा मिक्स सा हो, इसलिए मैं इसकी बॉर्डर बता देता हूं, है ना, ये और इसके बाद वो, ठीक है। अब सब लिमिट को एक बार और समझाता हूं। पहले उच्च सीमा रख दी, है ना, ये टी की जगह कैपिटल टी, यहां भी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, 2 ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी, अपॉन में 2 ओमेगा है इससे, समाकलन हो गया। 0 रखेंगे, यहां भी 0 रख दिया, और यहां 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं सब ध्यान से ना, ये टी से टी कट गया। अब मैं एक बार अगला पेज ले लेता हूं, फिर चलते हैं पर ना, वर्ग का, सॉरी 0 नहीं आएगा, अभी वर्ग ही निकालना, ये हटा दें, वर्ग का माध्य, ये वर्ग का माध्य है ना, v0 स्क्वायर अपॉन 2t, ये आ गया साहब कैपिटल टी। अब मैं आपको दिखाता जाता हूं, ठीक है, ये कैपिटल टी मैंने ले लिया, v0 स्क्वायर अपॉन 2t लिख ही दिया, ठीक है, कैपिटल टी। अब देखना साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान 0 होता है, तो यहां 0, फिर माइनस 0, और साइन 0 का मान भी 0, यानी अब जो बचा है यहां भी 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 है साइन 4 पाई की, ये भी 0 और वो भी साइन 0 0 है। तो कहने का मतलब एक बार के लिए तो जमा देता हूं मैं, माइनस 0 साइन 4 पाई का मान रख दिया, फिर साहब माइनस 0 और प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, यानी कैपिटल टी से टी कट गया, तो ये आ गया साहब वर्ग का माध्य, है ना। वर्ग का माध्य आपके पास आया v0 स्क्वायर, ये टी से टी काट दो, अपॉन 2, ठीक है सर। अब आपको वर्गमूल करना और बाकी है ना, वर्ग का माध्य कर दिया, तो सब वर्ग के माध्य का वर्गमूल, चलो साहब इधर का भी वर्गमूल कर दो, v0 स्क्वायर अपॉन 2, इस वर्ग के माध्य के वर्गमूल को ही अपन ने क्या बोला है, VRMS। ये देखो वर्ग के माध्य के वर्गमूल, तो सब एक से अपन यहां लिख दें, VRMS इज इक्वल टू v0 अपॉन √2, है ना। आप एक को डिवाइड करेंगे √2 से, जब एक में √2 का भाग देते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.707 v0। अगर इसी को आप परसेंटेज में दिखाना चाहें तो 70.7% शिखर मान का, यानी शिखर मान के 70.7% को हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मैं चित्र में भी दिखाऊंगा, आप टेंशन न लें, ठीक है। तो ये साहब अपन ने निकाल लिया VRMS, ये VRMS निकाल लिया। मैंने आपको बोल दिया बस कैलकुलेशन एक की ही करनी होती है, बाकी दूसरे में तो आप डायरेक्ट लिख दो। इसी प्रकार IRMS डायरेक्ट, सेम ऐसा कैसा
I0 अपॉन √2, यानी 0.707 इंटू I0। इसका मतलब भी वही हुआ कि शिखर मान का 70.7%, इसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। मैं यहां पर स्पेस है, आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे ये वे है, वेव, ये आपका शिखर मान है ना, जिसको अपन कहते हैं V0। ये तो हुआ 100%। अब इसका देखो अलग अलग पेन से करके दिखाता हूं। ये तो कहलाएगा 50%, बीचों बीच वाला तो 20% और ऊपर कर दो आप, है ना। ये 20% और ऊपर कर दिया तो ये हो गया साहब शिखर मान V0 का 70.7%। इसको आप कह रहे हो VRMS। समझ में आ गई बात? दोबारा समझ लें भाई, ये तो V0 है शिखर मान, ये V0 शिखर मान, वो धन में है, ये ऋण में। इसका 50% तो ये हो गया सब, 20% और ऐड कर दो तो ये हो गया इसका 70.7%। अपन ने मान लिया कि ये सब 70%, तो 70.7% किसका? V0 का। इसे अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है सर, ये जो आपके सामने आ रहा है। अब देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ जाते हैं, वो कर लेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या होती, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। तो पहले मैं आपको बताऊं डायरेक्ट मेथड, फिर अन्य बातें अपन करेंगे, है ना। अभी बहुत सारी बातें करनी है अपने को। अगर डायरेक्ट मेथड की बात है तो देखो, डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में मैंने औसत मान का ही बताया था और वर्ग माध्य मूल मान का भी मैं तरीका बताता हूं। अगर आपको नहीं ध्यान है तो यहां देख लेना। औसत मान भी मैंने इसी तरह से आपको निकाल के दिखा रखा है। मैंने आपको दोनों के औसत बता रखे हैं। साइन और कोस की एक घात का औसत सदैव 0 होता है और साइन व कोस की 2 घात का औसत सदैव 1/2 होता है। तो सब आप पहले करेंगे वर्ग, ये सब वर्ग कर दिया आपने, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप निकालेंगे वर्ग का माध्य। अब देखो डायरेक्ट निकल जाएगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका माध्य। बच्चों माध्य जब निकालते हैं तो आप ध्यान रखना, माध्य में कांस्टेंट को फ्री करते हैं, कांस्टेंट का माध्य नहीं निकलता। अगर जिस कांस्टेंट का एवरेज निकल गया तो फिर वो कांस्टेंट ही नहीं है। तो सब ये वर्ग, ये माध्य, तो ये V0 स्क्वायर तो बाहर निकालो। यानी आपको केवल किसका माध्य निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन की 2 घात और कोस की 2 घात का औसत सदैव 1/2 होता है। तो सब ये लो डायरेक्ट निकल गया, वर्ग का माध्य V0 स्क्वायर और ये औसत कितना होता है? सदैव 1/2। अब वर्गमूल ले लो, वर्ग माध्य वर्गमूल, ये वर्गमूल ले लिया सब, V0 स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल। ये आगे सब आपका डायरेक्ट VRMS V0 अपॉन √2। तो ये भी सब एक मेथड है जो आपके सामने दिखाया गया। ये देखो यहां भी यही निकला है, V0 अपॉन √2, है ना। तो कहने का मतलब एक शॉर्ट प्रक्रिया के द्वारा भी, जैसे औसत मान निकाला, औसत में आपको साइन ओमेगा टी, वहां वर्ग होता नहीं तो वहां साइन ओमेगा टी का औसत निकालोगे, एक चक्कर में साइन ओमेगा टी का औसत 0 है, तो औसत मान तो 0 आ ही गया और वो दिखाई दिया मैंने आपको पहले। तो उसमें अपन को
उस विवाद में पड़ना ही नहीं है ना। ठीक है, अपन क्वेश्चन भी जब करते हैं तो क्वेश्चन करते समय भी इतनी लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, है ना। अभी इसको रोक रखा है मैंने, इसको अपन समीकरण ए और बी नाम देकर रोक दो। ये ए और ये समीकरण बी। ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, लेकिन पहले मैं आपको वर्ग माध्य मूल निकालने के सभी तरीके दिखा देता हूं। डायरेक्ट मेथड हो गया। अब जैसे कोई क्वेश्चन है ना, ये सब कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसने कहा कि भाई आई बराबर I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कोस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे अपने को दे दिया और इसने ऐसे देकर अपन से यूं कहा कि साहब इसका वर्ग माध्य मूल मान निकालकर बताइए। अब अपना काम है वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। ठीक है, अब अपने को देखो सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहले करिए आप वर्ग, आई स्क्वायर करेंगे यानी I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कोस ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर दे साहब इसको ना। I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और दोनों के गुणे का दुगना यानी 2I1 I2 ना, 2I1 I2 ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल करना है ना अपने को। तो 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। एक सवाल करके देख रहे हैं अपन। ठीक है, यानी ये आगे सब इसको सिंप्लीफाई कर दें। I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को अपन लिख देंगे साइन 2 ओमेगा टी। ये लिख दिया। तो देखो ये वर्ग हो गया। अब वर्ग के बाद डायरेक्ट कर दो औसत, है ना। औसत निकाल दो पूरे का। कांस्टेंट को औसत से कोई लेना देना नहीं है, I1 स्क्वायर को कोई लेना देना नहीं है। औसत किसका निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। सेकंड पद पर आ जाओ, I2 स्क्वायर कांस्टेंट है, औसत किसका निकालना है? कोस स्क्वायर ओमेगा टी का। I1 I2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट का औसत नहीं निकलता है कभी भी, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। साइन 2 ओमेगा टी का औसत निकाल दो। अब देखो ध्यान से, है ना, ये वर्ग का माध्य अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये IRMS बताओ, ये पूछ रहा था अपन से ना। तो अपन वो निकाल रहे हैं, वर्ग कर दिया, वर्ग का माध्य फाइनल करने जा रहे हैं। I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत 1/2, ये लो। अभी मैंने आपको बताया है ना थोड़ी देर पहले। अब आ जाओ I2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2। इसके बाद आ जाओ I1 I2 साइन की 1 घात, साइन की 1 घात और कोस की 1 घात का औसत सदैव 0 होता है, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये सब वर्ग और ये उसका माध्य, और फिर क्या निकाल दो? वर्गमूल। अब वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल में क्या रहा? I1 स्क्वायर का वर्ग अपॉन 2 का वर्गमूल और I2 स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल, वो तो 0 है। इसी को आप कहेंगे, यहां लिख दो ना, यानी IRMS इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने, IRMS इज इक्वल टू 2
I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये सब सवालों का तरीका तो सिंपल है। सवाल अगर आपको करना है तो सवाल में तो देखो दे रखा था व्यंजक, पहले आपने वर्ग किया, सिंपल जो a प्लस बी का वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद आपने माध्य निकाल दिया। माध्य में हम सीधे सीधे जानते हैं कि सब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य 1/2 होता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य 1/2 होता है, और साइन व कोस की एक बात का माध्य 0 होता है। तो ये वर्ग का माध्य आ गया डायरेक्ट, फिर आपने वर्गमूल कर दिया और ये IRMS निकल गया। तो सब ये तो मेरा तरीका था कि सब एक तो आपको बिल्कुल डिटेल में निकाल के दिखा दिया है ना। ये देखो ये डिटेल में जो अपन ने स्टार्ट किए यहां से है ना, परिभाषा वरिभाषा बोल बाल के, ये आपको समझ गए होंगे प्रोसेस, इंटीग्रेशन वगैरह। जो बच्चे अगर नहीं समझते उनके लिए शॉर्ट मेथड है ना। यहाँ पर अपन ये समझ गए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2 होगा, तो अपन ने यूज भी कर लिया अभी आगे। और अगर सवाल करेंगे तो सवाल का तरीका ये रहा है ना, ये रहा सवाल क्वेश्चन में। अब बात पे आ जाओ, मुद्दे की बात पर। IRMS और VRMS शिखर मान के 70.7% होते हैं। ये मान 0 नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सामने है आपके है ना। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के इन मानों का बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, अपने घर पे जो लाइट आ रही है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता है। आप उसमें बोलते हो 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट क्या है? जो अपने घर पे बिजली आ रही है वो डीसी तो है नहीं, वो तो एसी है ना। तो वो जो आ रही है उसमें 220 वोल्ट क्या बोलोगे आप? ताक्षणिक मान है नहीं वो। ताक्षणिक मान तो किसी क्षण बोला जा सकता है, उसके बाद तो चेंज हो जाएगा। तो ताक्षणिक वो हो नहीं सकता। औसत मान आपने देख लिया, एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टता का औसत मान 0 होता है, तो औसत मान भी नहीं बोल रहे होंगे आप। मान जो बोल चालने लायक है वो एक ही है, VRMS, क्योंकि वो 0 नहीं होता। IRMS वो भी 0 नहीं होता, वो शिखर मान का 70.7% होता है। तो आप जो भी बोल रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता में, वो फिर सीधा सीधा क्या माना जाएगा? VRMS। यानी जैसे आपने बोला कि हमारे घर में या प्रत्यायु का आपने प्रत्यावर्ती धारा का मान 3 एम्पियर है। ये 3 एम्पियर किसे बोल रहे हो आप? ये 3 एम्पियर आप बोल रहे हो IRMS। तो मेरे कहने का मतलब है एसी सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा के नाम पर बोले जाने वाले मान ही कौन से मान हैं? VRMS और IRMS। दोबारा सुन लें, जैसे एसी सर्किट है, आपने बोला 10 वोल्ट, एसी सर्किट में आप 10 वोल्ट बोल रहे हो तो वो VRMS है। आपने बोला 5 एम्पियर करंट एसी सर्किट में, तो वो IRMS है। तो न्यूमेरिकल के समय याद रखना, ये आपको न्यूमेरिकल में कहेगा आरोपित वोल्टता 50 वोल्ट है। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बोलेगा कि आरोपित वोल्टता 50 वोल्ट है, तो आप समझ जाना VRMS। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बोलेगा प्रवाहित धारा 5 एम्पियर या 6 एम्पियर या 8 एम्पियर है, तो आप समझ जाना IRMS। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो एकेडमिक का पेपर है, जो 12वीं का पेपर होगा, उस 12वीं के पेपर में एक बार ऐसा पूछा जा चुका है, एक बार ऐसा पूछा जा चुका कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता
200 वोल्ट है। सवाल को ध्यान से सुनना, ये आरबीएससी के उसमें पूछा गया है पेपर में, शायद 10-5 साल पुराना पेपर रहा होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 200 वोल्ट है, ठीक है साहब, तो वीआरएमएस का मान बताइए। अब देखो उसने जो बोला वो वीआरएमएस ही था, क्योंकि उसने बोला आरोपित वोल्टता 200 वोल्ट है, तो एसी में कौन सी वोल्टता होगी, वीआरएमएस ही होगी। और उसने पूछ क्या लिया कि आरोपित वोल्टता 200 वोल्ट है, तो वर्ग माध्य मूलमान बताइए, वीआरएमएस की वैल्यू बताइए। अब वीआरएमएस भी कितना लिखना था, 200 वोल्ट ही निकला था। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि फॉर्मूला लिखा और फिर V0 को कैलकुलेट करके बता दिया, V0 की जगह 200 लिख दिया। अरे भाई, जब सीधा सीधा उसने बोल दिया, और जब मैं आपको समझा ही रहा हूं कि एसी में बोलने चालने वाले मान ही वीआरएमएस हैं, या एसी में जो भी आप मुंह से निकालोगे वो वैल्यू कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, तो आपने इतना जोर ही काय को लगाना है ना। एसी सर्किट में और किसी वैल्यू को तो बोल ही नहीं सकते ना आप, तो और किसी वैल्यू को जब आप बोल ही नहीं सकते तो आपने फालतू दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। बार बार थोड़ा डिस्टर्ब रहा बोर्ड, है ना। 1 मिनट, चलो मैं मिटाने के चक्कर में हूं और वो मिटना नहीं चाहता, ठीक है। ये आ गया, मैं मिटा के उसको दिखाना चाहता था कि ये देखो टच करते ही साहब ये पीछे जा रहा है, मैं ला रहा हूं आगे। चलो खैर, नहीं मिट रहा तो मत मिटने दो, है ना। एक प्रयास और कर लेता हूं मैं, चलो मिट गया। डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी ऐसी समस्याएं आ जाती, तो सब बार बार मैं कहूंगा कि एसी में जो भी मुंह से निकले मान वो वीआरएमएस है, इसलिए आप न्यूमेरिकल के समय ध्यान रखना कि क्या नाम से जो वो दे कि प्रत्यावर्ती धारा इतनी है तो उसको लिख देना आईआरएमएस, प्रत्यावर्ती वोल्टता इतनी है तो उसको लिख देना वीआरएमएस, ठीक है सर। अब आगे की बात सुनो, वीआरएमएस को और आईआरएमएस को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आभासी व प्रभावी मान भी कहते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, प्रत्यावर्ती वोल्टता का आभासी या प्रभावी मान कहते हैं। इस धारा में भी जो आप प्रत्यावर्ती धारा लिख रहे हो, इसको प्रत्यावर्ती धारा का आभासी व प्रभावी मान कहते हैं। अब बात करते हैं साहब, इन मानों को बोलचाल में क्यों काम में लेते हैं, इन मानों को क्यों अपन कहते हैं कि आभासी और प्रभावी मान है। तो साहब इसका मैं आपको छोटे से में भी समझाता हूं बात कि ये मान इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू क्यों कहलाती है। इसके लिए साहब एक छोटी सी बात समझनी है आपको। एक कंपोनेंट की बात करें अपन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनेंगे सब, 5 मिनट की बात होगी। प्रतिरोध अकेला ऐसा अवयव है, जैसे प्रतिरोध भी पढ़ा है आपने, संधारित्र भी पढ़ा है, कुंडली भी पढ़ी है। प्रतिरोध ऐसा अकेला अवयव है, कंपोनेंट है, जिसके गुण धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब प्रतिरोध में धारा किसी भी दिशा से दी जावे, वह सदैव ऊष्मा ही उत्सर्जित करेगा। प्रतिरोध में आप किसी भी दिशा से धारा दो, वो सदैव ऊष्मा ही उत्सर्जित करेगा। यही कारण है कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में समान है। इस बात को आप पूरे पक्के तौर पर अपने दिमाग में बिठा लें कि
प्रतिरोध का व्यवहार प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों परिपथ में एक जैसा है। मतलब यूं समझ लें, आपको आर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों में एक जैसा ही व्यवहार करता है। क्योंकि मैंने जब कह दिया कि प्रतिरोध अकेला ऐसा अवयव है जिसको धारा किसी भी दिशा से दो, भाई यहां दिशा ही तो चेंज हो रही है ना, डीसी में दिशा चेंज नहीं होती, पर उसको इस बात से मतलब ही नहीं है धारा किसी भी दिशा से दो, सदैव ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, और सदैव ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो इसका मतलब उसका बिहेवियर एसी और डीसी में एक जैसा है। उदाहरण के लिए प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर एक चक्र में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का औसत है ना, तो P बराबर तो अपन लिखते हैं I स्क्वायर R। अब मैं कह रहा हूं एक चक्र में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का औसत निकाल लो, यानी P एवरेज। औसत निकाला सब, इसका औसत निकाला, कांस्टेंट का औसत नहीं निकालते हैं, कांस्टेंट को अलग रख दो, तो औसत इसका ही निकलेगा। अब ध्यान से समझना, मैं अगले लाइन में लिख रहा हूं P एवरेज, ये वर्ग का माध्य है, इसका वर्गमूल करके मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बोलो कुछ फर्क पड़ा क्या? मैंने वर्गमूल करके उसका वर्ग कर दिया, वही हो गया ना वापस, इंटू आर, है ना, यानी P एवरेज इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, वर्ग माध्य मूल धारा लिखोगे, देख लो आप, वर्ग माध्य मूल धारा इंटू आर, ये सब एसी में। डीसी की बात करें, डीसी के लिए एक चक्र में शक्ति का औसत सीधा सीधा आईडीसी स्क्वायर आर, सीधा सीधा। डीसी में कोई एवरेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि डीसी वैल्यू आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं होती है, ये निकाल दिया। अब एक और दो की तुलना से देखो, IRMS इज इक्वल टू IDC, तथा इसी प्रकार VRMS इज इक्वल टू VDC, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान सीधा दिष्ट धारा के बराबर होता है, और इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान सीधा दिष्ट वोल्टता के बराबर होता है। ये देखो सब है ना, सीधे के सीधे ये मान किसके बराबर होते हैं, डीसी मानों के। इसीलिए इन मानों को हम आभासी व प्रभावी मान कहते हैं, क्योंकि डीसी सर्किट से जब हम तुलना करते हैं तो डीसी सर्किट में जो मान प्रभावशाली होते हैं डीसी सर्किट में जो मान प्रभावशाली होते हैं वो एसी सर्किट के किन मानों के समतुल्य, आरएमएस मानों। बट डीसी में तो यही प्रभावी है, आईडीसी और वीडीसी, और ये मान सीधा किसके समतुल्य या किसके बराबर है, एसी या प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर, और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मानों को हम प्रभावी व आभासी मान कहते हैं। पुनः बता दूं, बोलचाल में इन्हीं मानों का उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल जब आए तो न्यूमेरिकल के समय आप ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान दे तो VRMS लिखना, धारा का मान दे तो IRMS लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि ये सीधे के सीधे डीसी मानों के समतुल्य हैं। एक बात को विशेष रूप से याद रखना कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में समान होता है। मैंने आपसे कहा कि जब एसी पढ़ाऊंगा तो पहले आपके छोटे छोटे सभी फंडामेंटल मैं क्लियर करूंगा, है ना। जब छोटे छोटे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको
इसके जो परिपथ विश्लेषण पढ़ाना है, फिर वो परिपथ विश्लेषण पढ़ाऊं, जिसमें एक विश्लेषण तो आपके सामने आ चुका, प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में एक जैसा है। तो बच्चों आज इतना ही, फिर जो भी कंटिन्यूटी में होगा वो आगे थोड़े से 1-2 एपिसोड में कंटिन्यूटी में टॉपिक रहेंगे, फिर बाद में तो मैं सेपरेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी हर एपिसोड में एक टॉपिक को सेपरेट करता चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।